अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। मेरे अकब में आपको जानवर नज़र आ रहे होंगे जो कि इस वक्त इस चीज़ के गमाज़ हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम महकमा ज़राअत के लाइफ स्टॉक शोबे से वाबस्ता है। इसलिए वाबस्ता है क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बीमारी जिसे मुँह खुर कहा जाता है बड़ी तादाद के अंदर जनूबी पंजाब में अपना हमला कर चुकी है और सेंट्रल पंजाब के अंदर भी इसी पेशीनगोई जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से की जा रही है और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं। इस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। मेरे अकब में फॉर्म जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है और यहाँ बड़ी तादाद के अंदर जानवर जो हैं वो रखे भी जाते हैं, रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके दूध की पैदावार के हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो मद्देनज़र रखी जाती हैं। वैसे डॉक्टर साहिबान माहिरीन होंगे, उनसे बात करेंगे कि ये मुँह खुर है क्या। डेफिनेटली कुछ मालूमात मेरे पास हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहिबान जो कि बाकायदा इसके माहिर हैं वो आपको डिटेल के साथ इसके थोड़ा सा इंट्रो दे दें ताकि हमारे किसान, ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम मेरा है भी क्योंकि फैसलाबाद बिलाशुबा एक तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन इसमें अगर जानवरों की तादाद के हवाले से बात करें तो गाय और जो भैंस है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा और दूध की पैदावार के हवाले से हम अपना मुकाम फैसलाबाद रखता है। डॉक्टर ताहिर साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर फॉर्म्स हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए तमाम डॉक्टर साहिबान का। कैसे देखते हैं कि ये मुँह खुर है क्या? बेसिकली तो पहले इसके थोड़े आगाज़ बता दें और इसके नुकसानात क्या होते हैं और ये कैसे फैलती है, उसके लिए कौन से फास्ती तदाबीर जो है इस्तेमाल की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो मुँह खुर की बीमारी है जिसको हम इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं, ये गाय और भैंस, बकरी और भेड़ इनमें ज़्यादातर ये पाई जाती है और ये एक वायरस से फैलती है। और आप जानते हैं कि जो वायरस से बीमारियां फैलती हैं उनका इलाज जो है वो एहतियाती तदाबीर के तौर पे ही होता है। तो इसमें आम तौर पे जो जानवर है उसके मुंह में और उसके जो खुर हैं उनमें छाले निकल आते हैं। बेसिकली ये वायरस जो है ये पानी या खुराक के ज़रिए जानवर के मैदे में चला जाता है और वहाँ से ये फिर उसके मुंह को और उसके खुरों के दरमियान छालों की सूरत में जो है ये फिर नमूदार होता है। वो छाले जो खुरों में बन जाते हैं वो बाज़ औक़ात फट कर अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसमें ये बीमारी जो है ये बहार और ख़ज़ां इन दो मौसमी जो हालात हैं इनमें ये जानवरों में ज़्यादा होती है। जो गो कि ये जानवर की मौत का सबब तो नहीं बनती, लेकिन बाकी उसका जो है जानवर का सुस्त होना, अगर वो दूधेल जानवर, दूध देने वाला जानवर है तो उसका दूध कम हो जाता है, ज़मींदार को माली तौर पे नुकसान होता है, जानवर इसमें सुस्त हो जाता है। इसका जो मख्फी पीरियड है वो तकरीबन 3 से 6 दिन है, यानी कि 3 से 6 दिन के बाद पता चलता है कि ये जानवर जो है इस बीमारी का शिकार हो गया है। 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो जानवर है उसको बुखार रहता है, उसके मुंह से राल टपकने लग जाती है और उसके जो हैं दूध देने की सलाहियत वो कम हो जाती है, वो लंगड़ा के चलना शुरू कर देता है। तो इसको जहाँ तक हिफाजती तदाबीर है तो जानवर को के लिए इसमें वैक्सीन की जाती है। आम तौर पे जो सबसे पहला जो है वो 4 माह की उम्र में पहली वैक्सीन और फिर बूस्टर डोज़ 1 माह के बाद, और साल में फिर 2 दफ़ा इसको फरवरी मार्च में और सितंबर अक्टूबर में इसकी जानवर की अगर वैक्सीन करवा दी जाए। और जहाँ तक इसकी प्रिकॉशंस हैं वो ये है कि अगर ये मुँह खुर की बीमारी उसको हो जाती है तो फटकड़ी के साथ या पोटाशियम परमैंगनेट के साथ उनको धोया जाए और जानवर जो है उसको दूसरे जानवरों से जो तंदुरुस्त हैं उनसे अलग रखा जाए। ये ना हो कि वो जो तंदुरुस्त जानवर हैं, चूँकि ये छूत की बीमारी है तो वो दूसरे जानवरों को भी जो है वो लग सकती है। इसमें सबसे एक जो अहम बात है जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि ये जो ग्वाले हैं उनके कपड़ों के साथ, चारे के साथ या पानी के साथ या पानी की बाल्टियों के साथ ये एक जानवर को दूसरे जानवर को लग सकती है। लिहाजा इस तरह की एहतियाती तदाबीर अपना के तो वो दूसरे जानवरों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही मेरे ख्याल में मेरे को क्वेश्चन पूछने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे थे जो कि उनका जवाब अंदर है। डॉक्टर तस्नीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करूँ। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बहुत ही कैटेगोरिकली बताया और ख़ास तौर पर दूध की पैदावार कम, जानवर का वज़न कम हो जाना, पाँव और मुंह में छाले बन जाना और एहतियाती तदाबीर के अंदर जो उन्होंने बताया, इसके ऊपर थोड़ा आप ब्रीफ करते हैं कि जो एक शख्स अंदर जाता है इसमें अमूमन ये भी अलामात होती हैं कि दो तरफ़ा रस्ते बंद कर दिए जाएँ, एक तरफ़ा रस्ते से इस्तेमाल किया जाए, कपड़े जो हैं वो ख़ास तौर पर जो वर्कर अंदर काम करते हैं उनके दाखिले के ऊपर थोड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। डॉक्टर साहब, बीमारियों के हवाले से ये बात है कि सबसे पहले जो काम है वो सफाई का है। फार्म जो आपका है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा
और खुश्क होना चाहिए, नमी कम हो जहाँ वो जानवर रहते हैं, फिरते हैं। और दूसरी बात जो इंसानों की एहतियात की है कि वो एक फार्म से दूसरे फार्म पे ना जाएं, फार्म की एंट्रेंस पे चूना वगैरह रख के वहाँ अपने जूते शूज़ जो हैं वो उनको लगा के फिर अंदर जाएं। जो एंटीसेप्टिक कोई भी जो लाल दवाई बताई है डॉक्टर साहब ने पहले, वो लाल दवाई को छिड़काव किया जाए, पोटाशियम परमंगनेट जिसको कहते हैं। उसके बाद साथ साथ जानवरों की ग़िज़ा का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो मतवाज़न ग़िज़ा है या वंडा, जो मतलब चारा और वंडा का मिक्सचर TMR, जिसको टोटली मिक्स्ड राशन कहा जाता है, वो बेहतरीन स्ट्रेटजी है जानवरों को किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए। एक सबसे बड़ी वजह ये भी बन जाती है ना कि जब लाड़ लटकती है तो ख़ासतौर पर जानवर खाना भी बंद कर देता है, उसकी जो कंजम्पशन पावर वो कम हो जाती है। हाँ जी, वो साफ ज़रा फुट एंड माउथ डिजीज़ में जो मुँह खो रहा है वहाँ मुँह में छाले निकल आते हैं, पाँव में छाले, उनकी नकलो हरकत भी महदूद हो जाती है और मुँह जो खाने पीने में उनको मुश्किल पेश आती है। तो उसमें फिर आप नरम जो चारा है ग़िज़ा वो उन्हें दें जो उनको डाइजेशन में हेल्प कर, जल्दी हो, उसका हाजमा हो। और वैसे भी जो मतवाज़न ग़िज़ा का जो कानून या असूल है वो ये है कि हम मोस्टली जानवर ज़िम्मेदार क्या करते हैं कि अगर वो चरी का चारा डाल रहे हैं तो चरी सिर्फ डालते जाते हैं, ठीक है, या तूड़ी ज़्यादा डाल देते हैं। अगर कोई वंडा का ज़्यादा शौकीन हो गया, दूध ज़्यादा मिला तो वंडा ही सिर्फ डालता जाता है। तो जिसमें यह है जी कि अगर आप घास वाला यानी चरी मकई डालते हैं, साथ कोई फलीदार फसल जो है मतलब रवां हैं, जो जंतर है, कोई उसका मिक्स करके जो बरसीम साइलेज को की तरफ जाएं, वो हाजमा भी ठीक होगा और जानवर की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसको बेहतर करेगा और उसकी दूध देने की सलाहियत को भी बहाल करेगा, दूध देने की सलाहियत को बढ़ाएगा। वसी बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं, इनसे बात करते हैं। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया। हमारा किसान इतना लिटरेट तो है नहीं कि हम डेफिनेटली हम बड़ी देसी अंदाज में और देसी तरीके में तो समझा भी रहे हैं, लेकिन चूना लगाना शायद ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बीमारी फैल जाती है। फिर वो क्या करते हैं, फिर देसी टोटके, ये हमारे इंसानों की बीमारी के अंदर भी और जानवरों की बीमारी के अंदर भी। किसान एक दूसरे से पूछता है तुमने अपनी भैंस को क्या दिया, अच्छा वो देसी टोटका लगाता है, उससे हमारे जानवर ज़्यादा ख़राब होते हैं। हाँ जी, वो देश के टोटके लगाने से भी ऐसा होता है जी कि जानवर ख़राब होते हैं। इस वक्त आप देखें वेटरनरी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने मुख्तलिफ जो वेटरनरी असिस्टेंट रखे हुए हैं, सहूलियात दी हैं। फार्मर रजू कर सकता है उनके साथ, उसकी ट्रीटमेंट उस लिहाज से कर सकता है। इसके अलावा जो फाडर अवेलेबिलिटी है हमारे रबी सीज़न में, जो फाडर यूज़ होता है, जो बरसीम यूज़ किया जाता है, इसके अलावा ओट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम मिक्स फाडर में शुगर केन भी मिक्स करते हैं, उसमें मार्ड ग्रास भी मिक्स करते हैं, बरसीम और ओट को भी मिक्स करते हैं। बरसीम जो है और ओट है बहुत अच्छी क्वालिटी है फाडर की। बरसीम में अगर देखें हमारे पास 12 से 13% इसमें प्रोटीन है, 10 to 11% इसमें हमारे पास जो मिनरल्स हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए और बेहतर जो है उसकी ग्रोथ के लिए। जितनी उसमें मुदाफ़त होगी एनिमल में, उतना ही वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा डिजीज़ के ख़िलाफ़। तो फार्मर को अच्छी क्वालिटी जो फाडर की है वो बरसीम है। सीज़न के लिहाज से जो इस वक्त रबी सीज़न चल रहा है उसमें राई आप डाल सकते हैं, बहुत हाई प्रोटीन क्वालिटी है जो मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करती है, इसके अलावा आपकी अच्छी ग्रोथ भी देगी। बरसीम बहुत अच्छी मिल्क प्रोडक्शन देगा और उसकी बेहतर ग्रोथ करेगा एनिमल्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जानवर जब इस बीमारी के शिकार होता है तो उसे सबसे ज़्यादा अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई भी डिज़ीज़ है, ये मुँह खुर की डिज़ीज़ की बात करें, कोई डेफिनेट जितनी मुदाफ़त होगी उसमें उतनी रेजिस्टेंस होगी। यानी उसमें सिर्फ ये नहीं है कि चारा खिला उसका मजीद जो मेटाबॉलिज्म है उसे डाउन कर दें। हाँ जी, मतलब कि एक आप कम्बिनेशन जो आप डिजीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो मेडिसिन को यूज़ करें, उसके साथ आप अच्छी क्वालिटी का फाडर भी उसे डालें कि उसको वो डिजीज़ के ख़िलाफ़ उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो सके, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो सके। दोस्तों हमारे साथ और भी मौजूद हैं, आप ज़रा साथ आ जाएं, थोड़ा सा बता दें कि फॉर्म के हवाले से आप खुद लुक आफ्टर भी इन सब चीज़ों को करते हैं। कितनी बीमारी सेंट्रल पंजाब के अंदर इस वक्त है, क्योंकि जनूबी पंजाब के अंदर इसका ख़तरा बढ़ा भी है, अदाद शुमार भी सामने आ रहे हैं, गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, लेकिन कहाँ इसे कैटर कर लेना चाहिए कि इसका नुकसानात कम से कम हो सकते हैं? नुकसानात ऐसे कम से कम हो सकते हैं कि हमें प्रॉपर इनकी वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए। जो इसकी एहतियाती तदबीर है, जो ये मेडिसिन जानवरों की या इंसानों की कोई भी बीमारी है ना, उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए पहले तो एंटीबॉडीज़ देते हैं ना, ये है कि एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है, जो वैक्सीन होती है, कोई भी बीमारी आती है उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है। तो बेसिक जो इसका है रोकथाम यही है कि हम अपने जानवरों को प्रॉपर टाइम पर वैक्सीनेट करवाएं।
वैक्सीनेशन करवाने का, क्योंकि डेफिनेटली मेरा फिर वो क्वेश्चन होगा, हमारा किसान इतना या हमारा जो गवाला है या चले भैंसे पाल हजरात हैं वो इतने इलिटरेट नहीं हैं। हमारे लिए बिल्कुल वेटरनरी डॉक्टर सरकार के मौजूद हैं, लेकिन जब वो जाते हैं उनसे पहले वो अपना कोई ना कोई टोटका इस्तेमाल कर ही बैठे होते हैं। वही ना, पहले तो हमें जो हमारे जो है किसान हजरात हैं, इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इनको प्रॉपर वैक्सीन करवाया जाए। इनको इनकी टीमें देती हैं, वो उनको जाके एजुकेट करती हैं, और जो हमारे महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स हैं, वेटरनरी हजरात हैं, वो हर डेरे पे जाते हैं, हर फार्मर के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके उन्हें बकायदा एजुकेट करते हैं और वगैरह वैक्सीनेशन के मतलब मालूमात देते हैं। तो ये तो हमारे जो किसान हजरात हैं, इनको अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि इनको प्रॉपर इनकी वैक्सीन करवाएँ। वैक्सीनेशन करवाएं। अली नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, इनसे कुछ मालूमात ले लेते हैं। अच्छा, क्या आप मुफीद मशवरा जो है वो देंगे कि हमारे मवेशी पाल हजरात को कि अगर मुँह खुर से बचाना हो, इन बीमारियों से बचाना हो, ख़ासतौर पर ये बीमारी इस वक्त जो अटैक के ऊपर है, इससे महफूज रखना जानवर को, तो कौन सी एहतियाती तदाबीर और कौन से तरीक़ाकार जो इख्तियार करने चाहिए? वही जो डॉक्टर साहब ने बताया ना, पहले इसकी वैक्सीन हो, प्रॉपर वैक्सीन हो, ताकि ये बीमारी आने से पहले ही कंट्रोल हो जाए। अगर बीमारी आ जाए तो उस जानवर को दूसरे जानवरों से अलग कर लें, अलग करके उसका ट्रीटमेंट करें, तंदुरुस्त जानवरों में शामिल ना करें, और अलग रख के उसको ट्रीटमेंट करें और सफाई का ख्याल रखें। बस डेफिनेटली वो अगर अपनी लाल लटकाएगा तो वो चारे के अंदर लगेगा, दूसरा उसे मुँह मार सकता है। हाँ जी, वो दूसरा मुँह मारेगा तो वायरस उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसके अलावा जो अहाता, जैसे कि ये भी अहाता है आपका, सफाई इसके लिए मखसूस है, जानवर अलहदा, भैंसें अलहदा, गायें अलहदा, क्या इनके लिए कोई है कि मखसूस जानवरों को अलहदा रखा जाए और नया आने वाले जानवर अंदर ना शामिल किया जाए? इस हवाले से थोड़ा किसान को आगाह कर दें, हमारे मवेशी पाल हजरात। जो आप जानवर नए लेके आए ना, जैसे कि मंडी से आपने कोई जानवर ख़रीदा है, हो सकता है उसमें कोई जरासीम हो, इसलिए वो लेके आके फार्म में या अपने हाथे में अलग रखें, 2-4 दिन 10 अलग करके उसकी डिवर्मिंग करवाएं, उसको मेडिसिन दे के फिर अपने शेड में शामिल करें, ताकि बीमारियों से बचाया जा सके दूसरे जानवर, ताकि बीमारियों से बचाया जा सके। और ख़ास तौर पर ये वैसे भी रूटीन होनी चाहिए, जब एक नया जानवर आता है उसका एक तरीक़ाकार, उसका एक एटमॉस्फेयर, उसका एक, जिसे हम कहते हैं इंसानों के अंदर एटीट्यूड होता है, ये जानवरों का भी एक एटीट्यूड होता है, वो भी एक डिफरेंट होता है। हर इलाके का, हर तरीके का, हर नस्ल का, हर ब्रीड का एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है। उसे देखा जाए कि जानवर किस हद तक एडजस्ट होता है, क्योंकि अमूमन ये होता है हम बहुत ज़्यादा दूध वाली भैंसें या गाय लेके आते हैं, लेकिन जैसे उसे अपने फॉर्म में लेके आते हैं तो हमारे इतराज़ात होते हैं वो दूध छोड़ गई है। अमूमन एटमॉस्फेयर चेंज होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, और ख़ासतौर पर ये बीमारियाँ जो हैं ये भी ट्रांसफ़र होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे हम एक मंडी से एक जगह जानवर लेके आते हैं, वो फिर सब जानवरों को बीमारी लगाता है, उसके ऊपर देखा जाए कि ये किस हद तक अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उसको वैसे डील किया जाए ताकि बेहतर तरीके से। और ख़ास तौर पे हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जहाँ हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक है, जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कह चुका हूँ, हमारे माल मवेशी, जैसे पंजाबी में डंगर कहते हैं, इनको महफूज रखा जाए ताकि हमारी पैदावार दूध की जो है वो कम ना हो, वो बल्कि बढ़ोतरी की तरफ जाए। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जानवरों के अंदर पाया जाने वाला मुँह खुर की बीमारी के हवाले से बात करें, मवेशी पाल हजरात की आगाही के लिए प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारा जो लाइफ स्टॉक का एक शोबा है, जिसकी अदाद शुमार के मुताबिक मैं कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि 31 अरब का जिसने पाकिस्तानी मईशत में अपना हिस्सा डाला है, उस शोबे से वाबस्ता बहुत सारी चीज़ें अहमियत की हामिल हैं। उनके अंदर बीमारियाँ आती हैं, उनके तदारक के लिए किरदार अदा करना पड़ता है। इससे पहले इसी से रिलेटेड जो लाइफ स्टॉक से मुर्गियों का शोबा है, जिसके अंदर ब्रायलर आ जाता है, फीड आ जाती है, उसके ऊपर प्रोग्राम किया। लेकिन अब मुँह खुर की बीमारी के ऊपर कर रहे हैं। महकमा ज़राअत से वाबस्ता माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। माल जो मवेशी पाल हजरात हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। जो सब आप बिलाशुबा मियाँ साहब और आप दोनों इस हवाले से किरदार भी अपना अदा करते हैं, और आगाही के लिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स और ख़ास तौर पे अवामी आगाही के लिए जिस हद तक अपना किरदार वो भी अदा करते हैं। कितनी ख़तरनाक है ये मुँह खुर की बीमारी, और लाइफ स्टॉक का शोबा किस हद तक मुतासिर होता है? यानी कि क्या इंसानों के ऊपर बीमारियाँ आती हैं, रिसर्च होती हैं, उनका बाकायदा, जैसे कोरोना आया, इसका बाकायदगी ख़त्म करने के लिए रिसर्चेज हो रही हैं, वैक्सीन हो रही है, लेकिन ये मुँह खुर की बीमारी हर साल आती है, और अब तो मौसम भी नहीं देखती, जब मर्ज़ी आ जाती है, और किसान हमारा इसके हवाले से आगाही रखता है, लेकिन फिर भी इसके तदारक के अंदर नाकाम रहता है। जी, आपने आज बड़े अच्छे शोबे का चूज़ किया है ताकि लोगों को इसका पता चले, ज़मींदारों को पता चले, और आम जो हमारा शहरी लोग हैं उनको भी पता चले कि मसाइल क्या हैं। बेसिकली चूली दामन का साथ है एग्रीकल्चर का और लाइफ स्टॉक का।
जो बंदा एग्रीकल्चर करता है, काश्तकारी करता है, उसके लिए लाजमी है कि उसके डेरे में 1-2 गाय भैंस बकरी लाजमी होती है, जिससे वो अपना भी गुजारा करता है और मुल्की मैशियत में भी मददगार साबित होने की कोशिश करता है। तो जो लाइफ स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम है, जो इसकी दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, वैक्सीन इसकी बहुत ज़्यादा महंगी है। जो हमारी इंसानी ज़िंदगी वाली वैक्सीन है उसको तो फिर भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर या कोई चीज़ें ऐसी हैं, मशीनरी है जो चेक करती है उसकी क्वालिटी की, उसकी एक्सपायरी की, लेकिन जो लाइफ स्टॉक की हमारी अद्वियात हैं उसकी एक्सपायरी को नहीं चेक करता, उसकी क्वालिटी को नहीं चेक करता, लेकिन वो इंतहाई ज़्यादा महंगी हैं। और दूसरा, उनको जो रखने का तरीक़ाकार है, स्टोरेज करने का तरीक़ाकार है, वो हमारे पास इंतहाई नाकस जगह पे रखा जाता है। दूसरी चीज़ है कि जो सरकार हमें इसमें मदद देती है, सरकार देती है मदद अखबार की कटिंग पे, अखबार में ऐड दे के आम ज़िम्मेदार जो हमारे रजिस्टर्ड हैं लाइफ स्टॉक के, वहाँ पे इनकी पहुँचना मुश्किल है। कुछ अर्सा पहले हमारे एक लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी आए थे, उसकी वजह से मोबिलाइजेशन हुई थी जो डिपार्टमेंट की, और लोगों को पता चला था कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट एक्टिव है। जब वो सेक्रेटरी साहब ट्रांसफ़र हो गए उसके बाद सारा काम सर्द खाने में चला गया। अब जो मुँह खुर की बीमारी है, एक तो वो मुंह से शुरू होती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उससे जानवर को बुखार होता है, बुखार के बाद जानवर खाना पीना छोड़ देता है और दूध की इंतहाई कमी हो जाती है, जो 10 किलो देता है वो 1 किलो पे आया था। और दूसरी बीमारी इसके पाँव से, खुरों से शुरू होती है, वो ज़रा नुकसानदेह कम होती है, लेकिन ये आती है मौसम बरसात में ज़्यादा, और एक जानवर को ही तो दूसरे में शिफ्ट हो जाती है। जो सर्दियों में आती है उसके इतने असरात, जरा मुजरे असरात नहीं होते, उसमें कम होते नुकसान का अंदेशा। जो सौन भादरों में आती है बरसात के मौसम, उसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो जो वैक्सीन है, एक तो उसकी कीमत कम से कम होनी चाहिए, क्वालिटी बेहतर होनी, कम होनी चाहिए, और दूसरा है कि जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मर हैं उनके पास डोर स्टेप पे लाइफ स्टॉक का अमला जो जिस तरह पहले जा रहा था मुतहरक होकर, अब वो जाना नहीं जा रहा, जिससे ज़मींदार परेशान है। डॉक्टर साहब, आपकी एक बात तो बिल्कुल मैं इसके एग्री करता हूँ कि जो आपने कहा लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने बाकायदा, मुझे ये भी याद है कि जानवरों की जानवर शुमारी करवाई थी, कितना जानवर है पाकिस्तान के अंदर, तमाम रिपोर्ट्स मुरतब हुई थी, हम फैसलाबाद सबसे टॉप पे भी आए थे। लेकिन उसके बाद बिल्कुल ये आपके ख्याल में क्यों ऐसा समझा जाता है, जो एक शोबा इतना बड़ा हिस्सा डालता है, दूध की कीमतें ऊपर जाती हैं, अच्छा इनकी कीमतें बढ़ जाए, कम हो जाए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर दीगर शोबों में देखा जाए जहां हमारा शायद पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मुनहसर भी नहीं है, उधर कीमतें बढ़ जाए तो फौरी चेक एंड बैलेंस होता है, लेकिन इधर नहीं होता। आपके ख्याल में इसको किस हद तक सीरियस लेना चाहिए? जब तक कोई मोटिवेशन वाला सेक्रेटरी नहीं आएगा जो खुद ज़िम्मेदार होगा या खुद वो लाइफ स्टॉक का काम करता होता है या उसको समझने वाला हो, उस वक्त तक इसके असरात, जो मुस्बत असरात हैं, वो मैसर नहीं आ सकते। दूसरी बात है इसकी, जिसके लिए हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी अभी तक अनाउंस नहीं हुई, लाइफ स्टॉक की पॉलिसी भी आनी चाहिए, ताकि हमें पता चले हमारी जो गोश्त की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर कितनी है, हमारा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, गैर कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, और हमें मुस्तक़बिल में कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए हमें इसके शुमारियात वाला जो काम था उसको दोबारा रेगुलर करना चाहिए, और ये सेक्रेटरी साहब की जो पॉलिसी थी, साहब सेक्रेटरी साहब को, उसको दोबारा से वर्केबल लेके आना पड़ेगा महकमे को, क्योंकि महकमे के अंदर सुस्ती पाई जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क की मैशत ख़राब होने का अंदेशा है। मुल्क की मैशत ख़राब होने का अंदेशा। रेहान हक साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अगर मियाँ साहब की जैसे चौधरी साहब ने बात की, तो रेहान साहब आप कैसे देखते हैं, सेक्रेटरीज आते हैं, तबादला हो जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही एक अच्छा मैकेनिज्म, देखिए इमरान खान साहब को भी उन्होंने कट्टों का बता दिया था और उन्होंने भी कट्टों के नारे लगाए, लेकिन उसकी अब अगर देखें तो मुर्गियां भी बांटी गई। अब वो एक, मुझे तो गुल खान याद आता है जो कि मुर्गी इतनी खुश है कि 2-2 अंडे दे रही है, लेकिन उन्होंने एक ह्यूमरस वे में कहा था। लेकिन इस वक्त देखें तो हमारी मुर्गी भी अंडा नहीं दे रही है और हमारी जो भैंस है वो भी खसारे में जा रही है, क्योंकि गरीब का तमाम तर मुनहसर कहते हैं वो एक भैंस रख के अपना पूरा सर्कल चला रहा होता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आज आपने बड़ा अच्छा मौजू जो है वो उसका इंतखाब किया है। ये तो समझ लें कि हमारे ज़िम्मेदार और हमारे मुआशी पाल जो भाई हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा शुगुन है। अब बात जी जहाँ तक महकमा लाइफ स्टॉक की है, गवर्नमेंट की सरपरस्ती की है, अब तो हमें ऐसे लगता है जैसे पिछले 2-3 साल से महकमा लाइफ स्टॉक बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आता और बहुत थोड़ा बहुत अपनी वो स्किन सेव करने के लिए ज़िम्मेदारों को हल्का फुल्का टच देते हैं, मगर उतना नहीं जितना कि वो चाहिए। अब ये जो बीमारी मुँह खुर वाली है, ये इतनी बुरी बीमारी है कि नंबर 1 तो इससे जानवर जो है वो बीमारी का शिकार होते हैं, दूसरा जो दूध देने वाले जानवर हैं वो जानवर बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनका दूध मुतासर होता है। जिन लोगों का गुज़र बसर दूध पे होता है उनके लिए ये बड़ी मुश्किलात का अपना पैदा कर रहा है। और फिर गवर्नमेंट लेवल पे ये है कि ये वैक्सीनेशन आजकल बिल्कुल ये ज़ीरो है। चाहिए गवर्नमेंट को कि
जितना इनका महकमा लाइव स्टॉक है उसको ये सोर्सेज मुहैया करें ताकि ये ज़िम्मेदारों के घरों पे जाके, उनके डेरों पे जाके और ये अपना उनकी वैक्सीनेशन उनके जानवरों की करें, उनकी दवाई दारू का बंदोबस्त करें। मगर मार्केट में इस वक्त इसकी दवाई इतनी महंगी सेल हो रही है और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो वेटनरी मेडिसिन इंपोर्ट कर रही हैं या सेल कर रही हैं, उनकी तो चांदी लगी हुई है। वो तो अपने मुंह मांगे दाम अपना मांग रहे हैं और ज़िम्मेदार अपना कीमती जानवर बचाने के लिए मजबूर है कि वो जैसे तैसे करके वहाँ से दवाई लेके आता है, मगर तब तक उसका जानवर बिल्कुल एंड पे पहुँच चुका होता है। याद है कि मोटरसाइकिल भी सब्ज़ रंग के दिए गए थे और इसके अलावा अपना ऑरेंज कलर के मोटरसाइकिल दिए थे इन्हें और 1122 बना दिए जी। ये मोबिलाइजेशन ये एक्स सेक्रेटरी के ज़माने में हुई थी और तब हमें लगने लग गया था कि जैसे लाइफ स्टॉक को एक नई ज़िंदगी मिली है। मगर अब 2-3 साल से जब से वो सेक्रेटरी साहब चले गए हैं तब से फिर ये महकमा बेयारो मददगार हो गया है। कैसे समझते मियां साहब, हम इस हवाले से सीरियस क्यों नहीं होते? मेरे ख्याल में पूरी दुनिया मीट एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत आगे है। बिलाशुबा हमारे पास जानवर मौजूद हैं और ये बकरी के अंदर भी आता है, ये गाय के अंदर भी आता है, ये भैंस के अंदर भी आता है, उन तमाम जानवरों के अंदर आता है। और डेफिनेटली अगर मुँह खुर की बीमारी बकरियों भेड़ बकरियों में भी आएगी, हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा जो हमारा मीट एक्सपोर्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये बीमारी चूँकि ये जानवरों की वबाई बीमारी है, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है। जैसे हमारे जानवर हाउंड्स या ग्रुप की शक्ल में बांधे होते हैं, वहाँ एक दूसरे को लगती बीमारी, जब हमारे जानवर मुश्तरका जोहड़ों में जाते हैं वहाँ ये बीमारी वहाँ से इनको लगती है। इसके अलावा अगर इस बीमारी का प्रॉपर सदेबाब कर लिया जाए, इसकी प्रिकॉशंस कर ली जाएँ तो ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा हमारे जितने भी मैं अपने जो मवेशी पाल हजरात और अपने ज़िम्मेदार भाई हैं उनसे मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि जब आपके जानवर इस तरह इफ़ेक्ट हो जाएं तो उनको अलग कर दिया जाए और जो जानवर मरने के करीब हो जाएं या जिन जानवरों को आपको यकीन हो जाए कि जब बचेंगे नहीं तो वो जानवर को तलफ किया जाए, ना कि वो कसाई को बेच दिया जाए। क्योंकि जब वो जानवर कसाई को के पास जाता है वो उसका मुज़र सेहत गोश्त जो है जब वो सेल करता है तो वो बीमारी फिर इंसानों में आती है, हमारे बच्चों में आती है, हमारे बड़ों में आती है। ये पहलू बहुत ख़तरनाक है। ये पहलू बहुत खतरनाक है जी। बिलाशुबा रेहान साहब ने जो डिटेल बताई है, गोश्त जो है वो मुझे शायद इस बीमारी की वजह से ना हो, लेकिन डेफिनेटली जो इंजेक्शन लगने है, वैक्सीन लगनी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कहीं ना कहीं हो सकते हैं। तो उस जानवर को कहीं ना कहीं तल्फ करने के बजाय कि कहीं बेचने की बजाय माजरत उसे तल्फ ऐसे किया जाए कि उसका गोश्त जो है वो सेल ना हो सके। और हमारे पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तरीके से बहुत सारे हराम गोश्त जो हैं वो भी बिकते रहे हैं, लेकिन साबिक सेक्रेटरी ने डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, नसीम सादा साहब का, जिन्होंने इस हवाले से बेहतरीन किरदार अदा किया। हमें लगा जैसे उन्होंने कहा कि कोई कट्टा अगर पैदा होता है तो उसे नहीं बेचा जा सकता। 3 महीने तक जो मवेशी पाल हजरात हैं उनको 3-3, 4-4 हज़ार रुपया दिया जाता रहा कि वो अपना कट्टा ना बेचें, उसके पालने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स देगी। ऐसे हुआ क्या कि जो छोटा बच्चा जो कि हलीम के लिए इस्तेमाल होता था वो रुक गया और उसकी वजह से हमारा जो पैदावार है जानवरों की उसके अंदर इजाफा हुआ। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इशूज़ थे, टेक्निकल मसाइल थे जिनको बहुत ही छोटे छोटे हुक्मनामों के साथ कवर अप किया गया। अभी भी वो कट्टा बचाओ मुहिम जो है वो चल रही है। इसके अलावा वो मोटरसाइकिल जो कि ऑरेंज जिन्होंने बात की वो भी चल रहे हैं, लाइफ स्टॉक का बकरियों के ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन ऐसी बीमारियों के हवाले से फिर से कोई ऐसा सेक्रेटरी, जब मौजूदा सेक्रेटरी की ऐसी तरबियत या ऐसी आगाही चाहिए जैसे कि पुराने सेक्रेटरीज की हुआ करती थी। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हमारे साथ डॉक्टर हैदर अली मौजूद हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं लाइफ स्टॉक फैसलाबाद के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ही होगा क्योंकि अवेयरनेस गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी जो मखसूस मौसम के अंदर आती है और 2 मौसमियात के अंदर आते हैं और फिर ख़ास तौर पे मुंह और खुर के ऊपर इतनी बीमारी, और ख़ास तौर पे हमारे किसान, मैं इससे पहले ज़रूर यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोग्राम करके आया हूँ इसी के रिलेटेड। हमारी अवेयरनेस नहीं किसान के अंदर, लिटरेट नहीं है किसान, उसको कुछ बताया नहीं जाता। तो जब बचाया जाता भी है तो वो टोटकों पे ज़्यादा चल जाता है। इवन कि हमारे दही इलाकों के अंदर वेटरनरी हॉस्पिटल्स बड़े क़याम हैं, बड़े फ़ाल हैं, लेकिन वो किरदार उस हद तक शायद पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं वो उनको वैसे कायल नहीं कर पाते। जैसे एक साथ वाला जो दीवार सांझी जिन्होंने कहते वट सांझी वाला 10 दिन का ना दवाई, वो वही कुलिया अख्तियार करने को तरजीह देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपकी बात ठीक है कि जो ये मुँह खुर बीमारी है ये लाइफ स्टॉक को ऐसे असरअंदाज होती है कि
उस घर की पूरी इकॉनमी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा उसका घर का जो सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये अगर ये बात कहना कि लोगों को इसके बारे में ख़बर नहीं है, ये इस हद तक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गांव में अब भी जाएँ ना, किसी से पूछें कि तो वो सबसे पहली बात ये करेगा कि मेरे जानवरों को मुंह खुर का टीका लगा दें। यानी उनके FMD शायद उन्हें ना पता हो, लेकिन उन्हें मुंह खुर ज़रूर पता है। और उन्हें ये भी पता है कि ये जब बीमारी आती है उसके बाद हमारा जानवर खाना पीना छोड़ देता है। जब खाना पीना छोड़ता है तो फिर अपने उसकी प्रोडक्शन भी बड़ी लॉस होती है। उन्हें ये बिल्कुल पता है। बल्कि ये चीज़ें जो ये बताने वाली हैं, ये सारे हमारे ही जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो हर गांव में, हर अपने स्कूल में, हाई स्कूल में ये FMD के अवेयरनेस प्रोग्राम पिछले सालों से चला चुका है और अब भी हमारा वो कंटिन्यू है। उन्हें जब पता लग जाता है कि उसके मुंह से रालें टपकनी शुरू हो गई हैं, जानवर जो है अपना लंगड़ापन शो कर रहा है, खा पी नहीं रहा, थोड़ा सा बुखार भी है, तो उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुंह खुर के जो है अपने साइन है, तो वो फौरी तौर पे हमारे हॉस्पिटल रब्ता करता है। जो जहाँ तक वह इनसे हिफाजती इक़दामात का ताल्लुक है, तो इसका वाहद हल, क्योंकि ये वायरल बीमारी, इसका वाहद हल वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीन जो अपने अवेलेबल होती है हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी, लेकिन हम करते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये हॉट स्पॉट एरिया है। हॉट स्पॉट से मुराद मेरा यह है कि पिछले कई सालों से उसी जगह पे FMD के केसेस होते हैं, या कोई बंदा जो ऊपर मंडी से लेके आता है उसके इम्यून स्टेटस का हमें नहीं पता लगता, तो उसमें ये जो FMD के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम उन्हें ये कहते होते हैं कि आप FMD की वैक्सीन करवाएं, और जब वैक्सीन खुदा न खास्ता बीमारी किसी इलाके में या किसी हॉट स्पॉट के एरिए में शो हो जाती है, फिर एक हमारा SOP शामिल है कि हम पूरे उसके अंदर रिंग वैक्सीन हम करते हैं। 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हम तमाम जानवरों को, हमारे पास जो अवेलेबल वैक्सीन है उससे हम वैक्सीनेट करते हैं। जो अफेक्टेड जानवर हो जाते हैं उनकी हम फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी चूँकि वायरल है, कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी है, या जो मुंह के अंदर जो लीजन बन जाते हैं उसमें हम उसकी सफाई करते हैं, कोई एंटीबायोटिक का कवर भी दे देते हैं। लेकिन उससे ये है कि इनका फाका ज़रूर होता है, लेकिन चूँकि जब एक दफ़ा कोई भी जानवर मुतासर होता है वो बड़ी देर के बाद अपनी दोबारा पीक प्रोडक्शन पे आता है। इसलिए हम फार्मर को हमेशा से ये कहते हैं कि आप एक तो जब जानवर आप ख़रीद के लाएँ तो सेहतमंद जानवर ख़रीद के लाएँ। मंडी से कभी भी जिस जानवर में कोई एक छोटा सा भी साइन शो हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल ना ख़रीदें। नंबर 2, जब आपने ख़रीद ही लिया है तो आप हमारा जो भी कंसर्न हॉस्पिटल है उससे राब्ते में रहें। तो हमारी जो भी ये शेड्यूल वैक्सीन है, जब भी हमारे वैक्सीन ये का टाइम शुरू होगा तो आप अपने जानवरों को हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन कराएं। हम कोई पैसा नहीं लेते वैक्सीन का, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये हम हॉट स्पॉट एरिया में करते हैं, हम 100% पॉपुलेशन को कवर नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये होगा कि हॉट स्पॉट एरिया, ताकि जो हमारे देखने वाले आज माल मवेशी पाल हजरात हैं उन्हें ये थोड़ी आगाही हो जाए कि कौन से इलाके ज़्यादा हॉट स्पॉट हैं, वो थोड़ा केयरफुल हो जाए, क्योंकि कुछ लोग हर साल नए भी इस फील्ड में आते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें इसकी आगाही नहीं भी हो सकती, उनको थोड़ी आगाही दें कि किन इलाकों के अंदर इसकी जो रेडियस है वो ज़्यादा पाया जाता है। नहीं, अब ये ना इसका ट्रेंड चेंज हो गया। अब बिल्कुल वो ये कि सिर्फ ये किसी ख़ास मौसम में, ये किसी ख़ास एरिए में आती है। ये जहाँ भी आप पूरा अगर पंजाब देख लें तो पूरे पंजाब में किसी भी जगह ये रिपोर्ट हो सकती है। लेकिन चूँकि जिस इलाके में डिज़ीज़ लोड ज़्यादा होगा, या मार्शी एरिया हैं, दरियाई इलाके हैं, वहाँ पे डिज़ीज़ लोड ज़्यादा है, या अपने डिवर्मिंग का कोई मसला है, या उनके पेट में कीड़ों का मसला है, तो जब भी कोई इम्यूनिटी उनकी ब्रेक होगी तो कोई ना कोई डिज़ीज़ उसके ऊपर हमला करेगी, जिसकी वजह से फौरी तौर पे उसको कोई ना कोई बीमारी का चांस हो सकता है। हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप हमारे हॉस्पिटल से रब्ता रखें। हमारे हॉस्पिटल में जो भी हमारा वेटरनरी डॉक्टर है, किसी किस्म की भी जो हेल्प चाहिए वो हमारे हॉस्पिटल के जाकर रब्ता करें। लिटरेचर से लेके अपने वैक्सीन तक, डिवर्मिंग तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हैदर अली साहब, चौधरी अब्दुल रहमान गुजर साहब मौजूद। डॉक्टर साहब आपके बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी एक अहम मुलाकात थी तो उससे पहले आपको फ्री किया। डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो सब आपका इस हवाले से तजर्बा भी है और आप इसको बेहतर जानते भी हैं। खुराक के हवाले से बहुत कम कंजम्पशन होता है, चारा बहुत कम लेता है क्योंकि उसका मुंह पका होता है, वो खा नहीं सकता। उसके बाद दूध के ऊपर पैदावार, जो मन का दूध है वो बिल्कुल नॉमिनल जो पैदावार पे आ जाता है। इसको कैसे देखते हैं, कितना कम होता है और कैसे इसको महफूज रखा जा सकता है, कैसे बचाया जाए?
थैंक यू बिलाल। ये बड़ा एक अहम मौजू है जिस पे जितनी बात की जाए कम है। देखिए जब उसके पाँव पे भी छाले बन जाते हैं, वो चल नहीं सकता, जब उसके मुंह पे भी छाले बन जाते हैं, कुछ खा नहीं सकता, तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। कहा जाता है कि ये मोहलिक बीमारी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मोहलिक इस हिसाब से है कि किसान के दो पर्पज़ होते हैं कि एक तो इससे दूध मिले या गोश्त मिले, दोनों में ही ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 21 दिन का प्रोसीजर होता है। इसका आसान सबसे बेहतर ये हाल होता है कि फौरी वैक्सीनेशन करवा के क्वारंटाइन किया जाए, इसको कम से कम 3 हफ्तों के लिए बाकी जानवरों से अलग रखा जाए ताकि ये बीमारी ना फैले, और फिर जो बंदा उसकी लुक आफ्टर कर रहा है वो बाकी जानवरों की ना करे, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और उसके बारे में जितना कोविड-19 के बाद लोग जान चुके हैं कि वायरल इन्फेक्शन किस तरह से असरअंदाज होता है। और फिर 100% इसकी जो वैक्सीनेशन है वो भी कारआमद इस हवाले से नहीं होती कि वायरस जो है वो ख़ुद को इम्यून भी करता रहता है और अपनी हैयत भी तब्दील करता रहता है। इसका वाहद हाल एहतियात है उस दौरान उसके मुंह को प्रॉपर साफ़ किया जाना चाहिए, जो अद्वियात है वो लगाई जानी चाहिए ताकि उसके जो छाले हैं वो कम हो और वो थोड़ा बहुत खाए, और उसको कुछ ऐसी फीड देनी चाहिए जो नरम हो ताकि वो कुछ ना कुछ खाता रहे और उसका जो दूध है वो भी थोड़ा बहुत चलता रहे। और ये भी मैं बता दूं कि उसका जो दूध है वो उन दिनों में नुकसानदेह नहीं होगा। ऐसा कोई भी जो कॉन्सेप्ट है कि बीमार जानवर का दूध है, दूध ठीक होगा, वो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो अपनी मकदार बड़ी कम कर देगा। 10 kg की जगह 2-3 kg पे आ जाएगा और ये बहुत बड़ा नुकसान कंसीडर किया जाता है। इस सूरत में किसानों को फौरी तौर पर कोई भी साइन देखें, पाँव पे या मुंह पे देखें, फौरी तौर पर जो वेटरनरी डॉक्टर्स है उसको इनवाइट करें, फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीनेशन करवाएं, उस जानवर को क्वारंटाइन करें और फिर उसके बाद जो उसके यहाँ पर नरम चारा है वो दें। इस तरह की जो ठोस ग़िज़ाएँ ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका मुंह है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है, उसकी वजह से ही वो अपनी प्रोडक्शन कम करता है। और उसमें सबसे अहम ये है कि इसका शऊर फैलाना तो बिलाखिर जो महकमा लाइफ स्टॉक की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये देखने में आता है कि जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो फिर फैलता चला जाता है, हॉट स्पॉट एरिया बन जाता है। तो इसकी पैदावार के ऊपर मतलब दूध की अगर देखा है तो किस हद तक पैदावार कम हो जाती है, दूध देने वाला जानवर किस हद तक अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ जानवर फिर तो बिल्कुल गोश्त के लिए रह जाते हैं, उनका दूध ही ख़त्म हो जाता है और थनों के अंदर सोजिश का और ज़ख्म का पैदा हो जाना भी इसकी अलामात में ज़ाहिर किया जाने लगा है अब। जी हाँ, बिल्कुल, थनों में सोजिश भी हो जाती है, ज़ख़म भी आ जाते हैं। तो ये समझ लें कि अगर 10 kg दूध दे रहा है तो वो 2-3 kg पे रह जाएगा। अगर उसका वज़न 300 kg है एक मिसाल के तौर पे, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन 3 हफ्तों की जो इसे मार पड़ती है उसकी वजह से वो वापस जो अपनी प्रोडक्शन है दूध की उस पर आते आते भी 6 माह लगा देता है। यानी कि वो फिर समझ लें कि एक बार मुँह खुर की बीमारी जब किसी भी घर में आती है तो फिर उसकी जो मईशत है उसको अच्छा खासा दचका लगता है और ये कई माह तक उसके जो है समझ लें कि वो इसी तरह से ज़ाया होने होते हैं। फिर उसमें उसने ये भी एहतियात करनी है कि उस जानवर को सेल ना करे, दे ना, क्योंकि ये बीमारी फिर आगे की आगे जो फैलती रहेगी। इसको जितना क्वारंटाइन करेंगे, जितना अलग रखेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक बहुत अहमियत का हामिल सवाल होगा जो कि हर नाजरीन जानना चाहता है, इसके दूध से, उसके दी जाने वाली अद्वियात और कुछ भी ऐसी चीज़ से जो दूध पीने वाले हैं क्या उसके दूध से थोड़ा इज्तनाब करें, या वो जो मुँह खुर की बीमारी है इससे इंसानों को भी ख़तरात लाक है? नहीं बिलाल, इससे इंसानों को कोई ख़तरात लाक नहीं है। ये पुरानी जो बीमारी कंसीडर की जाती है, कभी भी ऐसा कोई मसला नहीं आया कि किसी मवेशी से इंसान में कोई वायरस मुंतकिल हुआ हो, तो ये बेफिक्र होकर इसका दूध पिया जा सकता है। लेकिन ये दूध खासा कम होगा, ये अगर 10 kg है तो ये 1-2 kg पे रह जाएगा, तो ये बड़ी कमी आ जाती है, लेकिन ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से अगर गोश्त के लिए लिया हुआ है तो वो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर तंदुरुस्त जानवर सेल किया जाएगा तो वो ज़्यादा वज़न का होकर सेल होगा, अगर बीमार होगा तो उसको सेल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये दूध नुकसानदेह बिल्कुल नहीं होगा, इंसानी बॉडी को इसके कोई ख़तरात नहीं होंगे, क्योंकि जब दूध गर्म किया जाता है तो उसमें जितने भी वायरस हैं वो तमाम के तमाम मर जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि दूध हमेशा गर्म करके पीना चाहिए, ताज़ा दूध की बजाय वो बेहतर होता है इंसानी बॉडीज़ के लिए। और इसी तरह से अगर हम देखें इसके दूसरे इस्तेमाल है, जिस तरह से चाय में इस्तेमाल होता है या दूसरी आइटम्स में, वो तमाम में गर्म करके किया जाता है। तो इस वजह से जो डॉक्टर्स का ये कहना है, लाइफ स्टॉक माहरीन का भी, इससे कोई ख़तरात नहीं है, बल्कि इसकी जगह कोई और वायरल इन्फेक्शन भी जानवर को हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो ख़तरात है वो लाक नहीं होते। इंसान ह्यूमन उसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकता है, इंसान इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली जानवर के ऊपर असरात मुरतब होंगे। जानवर का वज़न का कम होना, दूध की पैदावार का कम होना और इंसान ख़ास तौर पर जो
मवेशी पाल हजरात हैं उनका तमाम मुनहसर उनके घर की मौशियत का दारोमदार उसी जानवरों के ऊपर होता है। अगर ये मुँह खुर की बीमारी लगती है तो जो दूध चोई साहब ने बताया कि 10 किलो से 2 किलो पे आ जाएगा, ऐसे ही जो 1 मन के करीब जिसकी दूध की पैदावार होगी जितने भी जानवरों से, तो वो कम होते हुए 10 से 5 किलो तक रह जाएगी, जिसकी बिना के ऊपर एक बड़ा मौशी तौर पर उसे नुकसान पहुँचेगा। और इससे बेहतर यही है कि अवेयरनेस को देखा जाए, महकमा लाइफ स्टॉक के जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं उनको रुजू किया जाए और जानवरों की वैक्सीनेशन करवाई जाए ताकि बेहतर तरीके से इस बीमारी को तदारक के लिए अपना किरदार अदा किया जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ एट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।